हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और मैं जो इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए लाया हूँ पार्ट 7। पार्ट 6 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 6 में हम लोग बात किए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की। और इस वीडियो के अंदर जो है पहले चैप्टर जो है प्रकाश का परिवर्तन, केवल प्रकाश का परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें से। तो जो प्रकाश का जो परिवर्तन होता है इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग खत्म करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपवर्तन शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमें चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। और चिन्ह परिपाटी होता क्या है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब उसका जो है बनता है। जैसे जैसे क्या करते हैं, वस्तु की स्थिति हम लोग बदलते जाते हैं, वैसे ही जो है उस प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होता है, बदलता जाता है। कभी प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगी, जो दर्पण से जो वस्तु की दूरी है, जो प्रतिबिंब की दूरी है, वो क्या हुई, वो जो है बदलती जा रही है। तो यहाँ पे जो दूरी है, जो वस्तु दूरी है और जो प्रतिबिंब दूरी है, इन सभी का मान हम लोग जो है धनात्मक और ऋणात्मक ले सकते हैं, जिसका हमें उसके लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करना पड़ेगा। और निर्देशांक तंत्र से क्या करेंगे, इसका मान हम लोग लेंगे और उसी की सहायता से हम इसके मान को हम लोग जो धनात्मक और ऋणात्मक क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वही होता है चिन्ह परिपाटी, मतलब कि इसमें जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, उसमें किसका मान धनात्मक होगा, किसका मान ऋणात्मक होगा, वही हमें क्या करता है, बताता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या करता है, तो जो अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण की जो दूरियां होती हैं, दूरी कौन कौन सी हो सकती है, फोकस दूरी हो सकता है, वक्रता त्रिज्या हो सकता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़े हुए कि जो वस्तु दूरी होगी, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये जो है एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे अगर वस्तु को रखे हैं यहाँ पे, तो ये AB क्या है, तो AB जो है एक वस्तु है। ठीक है, और ये क्या है, दर्पण है। तो दर्पण और AB के जो बीच की दूरी होगी, इसको क्या कहेंगे, इसको वस्तु दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। मतलब कि दर्पण से जितनी दूरी पर क्या किया जाता है, वस्तु रखा जाता है, उस दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। और वस्तु दूरी को यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यू से, ये ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए कि हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखे हैं, इसका प्रतिबिंब जो है इसके यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसका नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी को, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु के बीच, सॉरी, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की जो दूरी होगी उसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, तो प्रतिबिंब दूरी जो है दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। और प्रतिबिंब दूरी को किससे दिखाएंगे, भी से दिखाएंगे। ठीक है, वस्तु दूरी को किससे दिखाएंगे बाबू, वस्तु दूरी को आप ध्यान रखिएगा, वस्तु दूरी को यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, यू से। आप जानते हैं फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम लोग पढ़े हुए हैं, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये सब दूरियां हमें याद रखना है। उसके बाद से जो वस्तु की ऊंचाई होगी, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है इसकी, ये ऊपर की तरफ, उसको कहेंगे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो जो वस्तु की ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई, जो वस्तु की जो ऊंचाई होगी उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, तो उसको हम लोग जो है h से प्रदर्शित करेंगे। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उस ऊंचाई को हम लोग जो है h डैश से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, h डैश से। तो आप ध्यान रखिए, सॉरी, प्रतिबिंब दूरी को v से प्रदर्शित करेंगे, वस्तु दूरी को u से प्रदर्शित करेंगे, फोकस दूरी को f से, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, h डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें किसका मान धनात्मक होगा, किसका मान ऋणात्मक होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उससे हमें पता चलेगा चिन्ह परिपाटी से। आपको चिन्ह परिपाटी हमें यह बताता है कि किस दूरी का मान धनात्मक होता है और किस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग जो है जो गणित में जो चिन्ह पड़े हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि जो एक्स वाई तल होता है ये वाला। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें इधर जो मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पे धनात्मक, ये ऋणात्मक होता है, और ये ऋणात्मक और धनात्मक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, अगर जान लीजिए कि ये इसका मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु से क्या होते हैं, अगर दाहिने तरफ होते हैं वो मान किस में होता है, वो मान जो है धनात्मक होता है। लेकिन इस मूल बिंदु से हम बाएं तरफ जब आते हैं तो किस में होता है, वो मान जो है ऋणात्मक होता है। ठीक यही नियम जो है इन दूरियों में भी लगाना है। ठीक है, इन दूरियों में भी लगाना है। जब जो दर्पण है, ठीक है, जो दर्पण है, ठीक है, आप ध्यान रखिए, जो दर्पण है उस दर्पण को हम क्या मानेंगे, अक्ष मान लेंगे।
क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। और इसको मान लेंगे कि दर्पण जो है कहाँ पर रखा गया है, ये दर्पण जो है यहाँ पर ऐसे रख दिया गया है, ठीक है, ऐसे रख दिया गया है। तो जो दर्पण के जो बाएं तरफ जो दूरियां होंगी, कोई भी दूरी हो दर्पण की अगर बाएं तरफ है, ठीक है, दर्पण की अगर बाएं तरफ दूरी है उसको किसमें लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। दर्पण के दाहिने तरफ जो दूरियां होंगी उनको किसमें लेंगे, धनात्मक लेंगे। आप ध्यान में रखिए, दर्पण के बाएं तरफ दूरी को किसमें लेंगे आप, ऋणात्मक लेंगे। दर्पण के दाहिने तरफ की जो दूरी होगी उसको किसमें लेंगे, धनात्मक लेंगे। दर्पण से जो ऊपर, मतलब कि जो दर्पण का जो मुख्य अक्ष है उसके मुख्य अक्ष से जो ऊपर होगा वो किधर भी हो, वो बाएं तरफ हो, दाहिने तरफ हो या बाएं तरफ हो, किधर भी हो उससे नहीं मतलब है, बस ऊपर होना चाहिए, मुख्य अक्ष से ऊपर है तो उस दूरी को हम किसमें लेंगे, धनात्मक लेंगे। ये इस मुख्य अक्ष से नीचे हो उसको हम लोग ऋणात्मक लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि इस मुख्य जो मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरी किसमें होती है, प्लस में होती है। मूल बिंदु से बाएं तरफ की जो दूरी होती है वो माइनस में होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां जो है वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब चलिए आप खुद देखकर बता सकते हैं कि किसका मान धनात्मक होगा और किसका मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो आप खुद जो है बता सकते हैं किसका मान धनात्मक और किसका मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर समझते हैं हम लोग कि अगर ये मान लीजिए कि ये क्या है, तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारे पास अगर अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हम एफ रखे हुए हैं और यहाँ पे क्या रखे हैं, सी रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एफ है और जो यहाँ पे जो पी होता है, तो एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इस मुख्य अक्ष से क्या है, ये जो फोकस दूरी एफ है या इधर है, ये मुख्य अक्ष, मतलब कि यहाँ पे अगर मानते हैं ये मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के ऊपर क्या है, बिंदु पी है, ये तो ये क्या है, ये जो इसको हम मूल बिंदु मानेंगे, मतलब दर्पण होगा ये क्या करेगा, ये मूल बिंदु जो पी होगा इसको मूल बिंदु मानेंगे। और यहाँ से बाएं तरफ, मतलब दर्पण की जो भी बाएं तरफ जो दूरियां होंगी उनको किसमें लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। मतलब कि जो फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण की वो किसमें होगी, ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होगी, ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है, आर होता है, तो इसका भी मान किसमें होगा, ऋणात्मक होगा। ये भी ध्यान रखना है। मतलब कि यदि अगर सवाल बनाते समय आपको दिया रहे कि अवतल दर्पण की वक्रता 20 सेंटीमीटर है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे सवाल बनाते समय आपको कितना रखना है, अवतल दर्पण की त्रिज्या जो होगी, वक्रता त्रिज्या जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो -20 सेंटीमीटर लेकर आप हल करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको याद रखना है कि किसका दूरी धनात्मक होता है और किसका दूरी ऋणात्मक होता है। तो आप ध्यान रखिए, अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर दर्पण से बाएं तरफ दूरी है, लेफ्ट साइड में अगर दूरी है, वो किसमें होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो आप समझ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, दोनों मान क्या हो गए, ऋणात्मक हो गए। अब आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, तो वस्तु को किधर रखे हैं, हमेशा हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने या कोई भी दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हम क्या करते हैं, हमेशा जो है बाएं तरफ ही रखते हैं। किधर रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ठीक है। तो जो वस्तु दूरी होता है, वस्तु दूरी भी हमेशा माइनस में होता है। किसमें होता है, हमेशा के लिए इसका मान रखिए, वस्तु दूरी का मान किसमें होता है, माइनस में होता है। यदि अगर सवाल में दिया है कि वस्तु दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप u बराबर -40 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। किसी भी दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या कोई अन्य दर्पण हो, उन सभी दर्पणों के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है u का मान हमेशा माइनस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो है तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या हो गई, फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी और u का मान क्या हो गया, हमेशा ऋणात्मक हो गया। वो किसी भी दर्पण के लिए हमेशा क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब मान लीजिए प्रतिबिंब दूरी का मान देखिए, प्रतिबिंब जो दूरी है वो जानते हैं कि कभी क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो जब दर्पण के सामने बनेगा तो लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। जब लेफ्ट साइड में बनेगा तो किसमें हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब वही जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो कैसा बनेगा, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो धनात्मक दूरी में चला जाएगा, मतलब कि वो दाहिनी तरफ चला जाएगा। जब दाहिने तरफ चला जाएगा तो जो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, मतलब कि वो जितनी दूरी पे बन रहा है, तो उन दोनों की जो बीच की दूरी होगी उसको प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। तो उसको हम लोग मान किसमें लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जब दर्पण के पीछे बनता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है और वो सीधा बनता है। तो आप ध्यान रखिए, जब कभी भी दर्पण का प्रतिबिंब की प्रकृति अगर आभासी दिया है, कैसा दिया है, आभासी दिया है और सीधा दिया है, आभासी और सीधा दिया है, तो वो क्या होगा,
वो जो है दर्पण के पीछे बनेगा। वो कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या दिया है, आभासी दिया है, तो आपको ध्यान रख समझना है कि वो दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब तभी प्राप्त होता है जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब जब दर्पण के पीछे बनता है तो वो किधर चला जाएगा, दाहिने तरफ चला जाएगा, तो उसका मान किस में हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। लेकिन जब वही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, केवल अवतल दर्पण बनाता है, और जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है। और जब दर्पण के सामने बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है लेफ्ट साइड में हो जाएगा, तो उसका मान किस में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इसी बात को हम लोग जो है एक जगह नोट कर लेते हैं कि किसका मान धनात्मक होगा और किसका मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग चिन्ह परिपाटी के जो है नियम को समझ लिए हैं। अब चिन्ह परिपाटी के नियम को समझने के बाद से हम क्या करेंगे, हम इसके जो है उपयोग करेंगे। देखिए कैसे। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण मान लेते हैं, और चलिए यहाँ पे अवतल दर्पण मान लेते हैं, अवतल दर्पण। और इधर जो है हम मानते हैं यहाँ पे फोकस दूरी है, किसका है, फोकस दूरी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फोकस दूरी के बाद यहाँ पे लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता मतलब कि आर लिख दे तो समझ लेंगे, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद से हम लिखते हैं यू का मतलब समझ रहे हैं वस्तु दूरी, यू का मतलब वस्तु दूरी। यहाँ पे लिखते हैं भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद से ऊंचाई लिखते हैं, एच का मतलब क्या, किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई होता है, और एच डैश का मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ध्यान रखिए, जब प्रतिबिंब का क्या होगा, जब प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसकी ऊंचाई किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जब मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है, मतलब कि जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उसकी ऊंचाई किस में होती है, प्लस में होती है। ठीक है, अब देखिए इसका मान हम लोग यहाँ पे भरते हैं। चलिए, फोकस दूरी उत्तल दर्पण की कैसी होती है, तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है इस प्रकार का होता है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। इसका जो है वक्रता केंद्र इधर और फोकस भी इधर ही होता है, दोनों दाहिने तरफ होते हैं, मतलब कि वक्रता त्रिज्या भी और फोकस दूरी भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, तो इन दोनों का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो आप ध्यान रखिए, आर का मान किस में लेंगे, आप फोकस दूरी का मान जो है इसमें धनात्मक लेंगे, इसमें किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे। लेकिन यही फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण के लिए किस में होती है, ऋणात्मक हो जाती है, और वक्रता त्रिज्या इसके लिए जो है ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि अवतल दर्पण इस प्रकार होता है, और इसका जो मुख्य अक्ष इधर, मुख्य अक्ष के मतलब ये हो गया, और ये केंद्र इधर हो गया, और एफ भी लेफ्ट साइड में हो गया। ये जो दोनों दूरियां होंगी वो कैसे होंगी, दोनों दूरियां जो है ऋणात्मक होंगी। ये बात ध्यान में रखना है। तो ये दोनों दूरियां क्या हुई, ऋणात्मक हो गई। वस्तु दूरी कैसा होता है, वस्तु दूरी दोनों के लिए ही ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा जो है किधर रखा जाता है, बाएं तरफ रखा जाता है, लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। भी का मान किस में होगा, तो भी का मान देखिए, उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है बाबू, आभासी बनाता है। ठीक है, और जब आभासी बनाता है तो भाई दाहिने तरफ बनता है, दर्पण से दाहिने तरफ, तो किसमें होगा, धनात्मक होगा। तो भी के लिए हमेशा, उत्तल दर्पण के लिए भी का मान किसमें होगा, हमेशा जो है धनात्मक होगा। ये आप ध्यान रखिए कि जब ऐसे भी आपको याद रखना है कि जब भी का मान जब धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो आभासी हो जाएगी, और जब आभासी हो जाएगी तो कैसा बनता है, आभासी के साथ सीधा भी बनता है, तो हम लोग सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, यही जो है वक्रता, मतलब कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा, सॉरी प्रतिबिंब दूरी का मान कैसा हो जाएगा। तो अवतल दर्पण ये दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, दो प्रकार के, एक वास्तविक बनाता है और एक आभासी बनाता है। तो ध्यान रखिए, वास्तविक के लिए, वास्तविक क्या होता है, बाएं तरफ बनता है, दर्पण के सामने बनता है। जानते हैं ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे जो है केंद्र है, यहाँ पे एफ है। तो जब वस्तु को ऐसे वस्तु को मान लीजिए सी पर रखते हैं तो क्या होता है, वो अनंत और सी के बीच बनता है, तो पीछे की तरफ बनता है, इधर ही बनता है, सामने ही बनता है। लेकिन जब एफ और पी के बीच वस्तु को रखते हैं तो वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो वास्तविक के लिए इसका मान किस में होता है, वास्तविक के लिए इसका मान जो है माइनस में होता है, और आभासी का मान, आभासी के लिए क्या होता है, आभासी के लिए जो है आपको ध्यान रखना है, आभासी के लिए इसका मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे चला जाता है, दाहिने तरफ चला जाता है। तो वास्तविक के लिए माइनस में और आभासी के लिए प्लस में। एच का मान किस में होता है, ध्यान रखिए, वस्तु अवतल वस्तु है ना, एच क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है।
तो वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, वस्तु हमेशा जो मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है, वस्तु को हमेशा क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, इसलिए उसका मान आप धनात्मक लेंगे। तो वस्तु की ऊंचाई किसमें हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। दोनों के लिए ही होगा, किसमें होगा, दोनों के लिए क्या होगा, वो जो है धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो हमेशा जो है मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है, कभी भी वस्तु को नीचे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब हो गया एच डैश। एच डैश क्या है, तो एच डैश जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके लिए धनात्मक होगी, तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो कभी मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, सीधा बनता है तो ऊपर बनता है, और जब उल्टा बनता है तो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। मतलब कि इसकी जो दूरी है वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे रही है, अर्थात ऊपर भी दूरी चढ़ रही है, नीचे भी चल रही है, तो यहाँ पे उसका मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। अब कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, तो आप ध्यान रखिए, ये उत्तर दर्पण क्या करता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जब आभासी बनता है तो सीधा बनता है। ठीक है, और जब सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तो इसके लिए किसके में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये दूरी हो गई, मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे सब प्लस में होगा, हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे तो किसमें होगा, प्लस में। तो सीधा के लिए किसमें रखेंगे, जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा या जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में लेंगे। अब वही जब वास्तविक बनेगा, दोनों दर्पण के लिए याद रखना ये बात, ठीक है। जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और जब उल्टा बनेगा तो भाई मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। इसके लिए भी ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो जब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तो उसका मान किस में लेंगे, धनात्मक में ले लेंगे। तो ये चिन्ह आपको याद रखना है, ठीक है, ये चिन्ह आपको याद रखना है सबके लिए कि किसका मान धनात्मक होता है, किसका मान ऋणात्मक होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, ऐसे ही शॉर्टकट में याद कर लेंगे, जो समझाए हैं उसको आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखेंगे आप, यदि इसको तैयार कर लेंगे तो आप जो है आंकिक प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यही बच्चे जो है बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसका मान धनात्मक होगा और किसका मान ऋणात्मक होगा। आप मान लीजिए कि आप सभी जान चुके हैं कि वस्तु दूरी को हम लोग ई से दिखाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से दिखाते हैं, फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, और वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। परंतु इनके चिन्ह के बारे में आपको नहीं मालूम है कि किसका मान धनात्मक होगा और किसका मान ऋणात्मक होगा। और क्वेश्चन पे चले गए और क्वेश्चन में वक्रता के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दे दिया है, आपने 20 सेंटीमीटर रख कर लगा दिया, आंसर नहीं आता है तो आप परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारा मान धनात्मक आया है, उसका मान ऋणात्मक दे रहा है, ये कैसे, किसका गलत है किसका सही, आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो है आप उसको हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कि कौन सा मान धनात्मक होगा, कौन सा मान ऋणात्मक होगा। ये अगर पहचान कर लेते हैं तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह याद रखिए। अब आप एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इस समय सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, और हल करने के बाद से भी के मान, प्रतिबिंब का मान, प्रतिबिंब जो दूरी है वो आ गया प्लस में। ठीक है, वो आ गया किस में, आ गया प्लस में। तो भाई उसका प्रकृति पूछेगा कि उसकी प्रकृति बताइए, मतलब कि क्वेश्चन दे देगा हल करने के लिए, उसके अंत में पूछेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताएं। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब कि वो जो है आभासी है कि वास्तविक है, उल्टा है कि सीधा है, ये बताना है। तो भाई प्रतिबिंब की प्रकृति बताने के लिए प्रतिबिंब की चिन्ह जो अंत में जो हमें आंसर जो प्राप्त होगा प्रतिबिंब दूरी की, उसके चिन्ह पर निर्भर करता है कि वो मान धनात्मक मिला है कि ऋणात्मक मिला है। यदि अगर धनात्मक मिलता है तो आपको याद रखना है कि वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, और जानते हैं कि जब आभासी होता है तो सीधा भी होता है, जब आभासी होता है तो सीधा भी होता है। तो ये प्रतिबिंब दूरी ही निर्भर करता है कि कौन सा कौन सा प्रतिबिंब आभासी और कौन सा प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। तो ये चिन्ह याद रखिए, और जब वही जब माइनस में आ जाएगा, हल करते समय भी का मान माइनस में आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वो प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा, और जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति को कैसे पता लगाएं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति को पता लगाने के लिए ये चिन्ह याद रखिए, जब प्लस में होगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और जब आभासी बनेगा तो हम लोग याद है पहले से ही सीधा बनेगा। ठीक है, और जब वही जब भी का मान माइनस में आ गया तो ये किस में हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, जब वास्तविक होगा तो उल्टा हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिए, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दर्पण सूत्र पढ़ते हैं, और दर्पण सूत्र देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो दर्पण सूत्र होता है जिसको हम लोग मिरर फार्मूला भी कहते हैं, तो ये दर्पण सूत्र क्या होता है, तो हमने अभी बताया कि जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी ये क्या है, तो एफ होता है, फोकस दूरी को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। जो वस्तु दूरी होता है, वस्तु दूरी, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु दूरी को ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये जो दर्पण सूत्र होता है, ये बहुत ध्यान रखिए, दर्पण सूत्र जो है ये इन तीनों के बीच संबंध होता है। मतलब कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी या उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और जो वस्तु दूरी होती है और जो प्रतिबिंब दूरी होती है, इन तीनों के बीच में क्या है, एक संबंध है, एक सूत्र है जिसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। और इस दर्पण सूत्र को सिद्ध भी किया जाता है, परंतु क्लास 10th में ये एनसीईआरटी से सिद्ध थी, एनसीईआरटी बुक से नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे। ये क्लास 12th के लिए जो है वहाँ पे उसका जो है डेरिवेशन निकाला गया है, व्यंजक प्राप्त करने के लिए पूछ सकता है, परंतु ये क्लास 10th में नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है सूत्र को ही लिखेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु दूरी को हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं। तो इन तीनों के बीच क्या होता है, एक संबंध होता है, और ये संबंध है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, या 1/u प्लस 1/v ऐसे भी लिखा जाता है, आगे पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस प्लस में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये जो संबंध है, इसी संबंध को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं बाबू, दर्पण सूत्र कहते हैं। इसी संबंध को क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र जो है मिरर फार्मूला कहा जाता है। यहाँ पे फोकस दूरी f है, ये भी क्या तो प्रतिबिंब दूरी है और ये क्या तो वस्तु दूरी है। अब हम इनका जब हम सवाल लगाएंगे, हल करेंगे, तो जो इनका मान होगा, सवाल में जो मान दिया जाएगा वो जो है चिन्ह के साथ लेना कि किसका मान धनात्मक है और किसका मान ऋणात्मक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके पहले आपको चिन्ह परिपाटी को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। जब तक आप चिन्ह परिपाटी को तैयार नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, ये एकदम गारंटी है। तो इसलिए अगर आप खुद अपने मन से अगर क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो आप चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। तो ये दर्पण सूत्र याद रखिए, दर्पण सूत्र 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये सूत्र या 1/u प्लस 1/v, बात एक ही है। अब मान लीजिए कि इसमें से हमें f का मान निकालना होगा, तो हम लोग जो है इससे निकाल सकते हैं। अगर हमें v का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, v का मान निकालना है तो 1/e को इधर भेज देंगे, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। यही मान लीजिए कि हमें 1/u का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, 1/v को इधर भेज देंगे, तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का मान जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम तीनों का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात कैसे करना है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, मान रखेंगे, हल करेंगे उसको और v और f का मान निकालेंगे। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और अगला देखते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, तो ये इस पाठ का प्रकाश का परिवर्तन का लास्ट टॉपिक है। तो ये आवर्धन क्या होता है, तो ये आवर्धन जो है वह जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, छोटी वाली m से। और ये m किसके बराबर होता है, तो ये m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे दिखाते हैं, हम लोग h' से दिखाते हैं। और वस्तु की ऊंचाई को h से दिखाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये देखिए ऊपर हो गया h' और नीचे हो गया h, और ये क्या हो गया, ये अनुपात का चिन्ह हो गया। मतलब कि h' इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो किसी भी दर्पण का हमें आवर्धन ज्ञात करना हो तो उसका मान हम लोग जो है इस प्रकार से ले सकते हैं, m बराबर हो जाएगा h'/h। ठीक है, इसी के बीच में एक और संबंध होता है। ठीक है, वो संबंध जो है यहाँ से लिया जाता है उसको। ठीक है, मतलब कि जो वस्तु दूरी है और ये जो प्रतिबिंब दूरी है, इनके बीच में भी एक संबंध होता है और उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं m बराबर h'/h माइनस बराबर का चिन्ह माइनस v/u। ठीक है, ये संबंध भी आपको ध्यान में रखना है। इस संबंध का भी उपयोग किया जाता है अध्ययन करने के लिए, तो इस पे भी सवाल लगाएंगे। हम जो है इस m को क्या मान सकते हैं, ये m जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी के अनुपात के बराबर भी होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसको सिद्ध करना है कैसे होता है, तो चलिए इसको हम लोग जो है सिद्ध कर देते हैं कि m बराबर h'/h। ये तो हमें परिभाषा से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि m बराबर होता है h'/h बराबर होता है -v/u।
ठीक है, माइनस v अपन u, ये संबंध हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको जो है सिद्ध करते हैं 5 मिनट के अंदर फटाफट इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस संबंध को सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया है। ठीक है, ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया, ये इसका दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। एक वस्तु को, यहाँ पे वस्तु क्या है, ए बी है, जिसको हम लोग यहाँ पे जो है सी और एफ के बीच रखे हैं। हम लोग जानते हैं जब सी और एफ के बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत और सी के बीच बनता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजा, एक यहाँ पे पी पर भेजा, तो ऐसे जो परिवर्तन का नियम का पालन करते हुए क्या हुआ, परावर्तित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये अविलंब का कार्य करेगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। मतलब कि ये वाला कोण आपतन कोण हो गया, ये वाला। ठीक है, और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ये जो फिगर है, इस फिगर की सहायता से हम उसको जो है सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बना है ये क्या है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी क्या है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है प्रतिबिंब के द्वारा ये भी क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश पी तथा ए बी पी दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज जो है दोनों आपस में क्या है, समरूप है। ध्यान दीजिए कैसे, तो ये देखिए ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये कितना है, तो 90 डिग्री। तो ये दोनों बराबर हो गए आपस में। और ये देखिए ये आपतन कोण है, और ये क्या है, परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो भाई ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी आपस में बराबर हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो, तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, समरूप हैं। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो जो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह शेष जो है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश अपान ए बी। ठीक है, इनका अनुपात जो है वो क्या होगा, पी डैश पी बी डैश अपान पी बी डैश अपान, यहाँ से छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं पी बी अपान पी बी। इन दोनों क्या हो जाएगा, अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है, तो ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है एच डैश। ए बी क्या है, तो ए बी जो है वस्तु की ऊंचाई है, ऊपर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो है वस्तु की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक जो है वस्तु दूरी कहलाएगा, प्रतिबिंब वस्तु दूरी यू हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब का मान जो हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे। किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से लेने पर। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से जब लेंगे तो यू का मान किस में होगा, तो ध्यान दीजिए यू का मान हमेशा जो है बाएं तरफ है, यू किधर है, इस दूरी से इधर है, बाएं तरफ से यू का मान किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, जो किसके बराबर है, तो जो है वो बराबर है किसके, तो बीपी के बराबर है। किसके बराबर है, बीपी या पीबी के बराबर है, ये ना, इसका मान किस में हो गया, माइनस में हो गया। उसके बाद से मतलब इसको माइनस ही ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम पी बी डैश का मान क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, ये भी क्या है, बाएं तरफ है, तो इसका भी मान किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद से वस्तु ऊंचाई की तरफ ऊपर है, वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ, तो ऊपर जब होता है उसका मान किस में होता है, प्लस में, और वस्तु की ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, एच से, तो ये प्लस एच हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग जो है किसका ले लेंगे मान, किसका ले लेंगे, तो ये ले लेंगे वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश है, और ये किसके बराबर है, नीचे बन रहा है, तो ये जो है माइनस में हो जाएगा भी। अब हम क्या करते हैं, इनका मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से जब ए डैश बी डैश का जब मान रखेंगे तो ये माइनस बी है, ए बी का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी का मान सॉरी ये ए डैश ये माइनस एच हो जाएगा, ए डैश बी डैश का मान कितना हो जाएगा, माइनस एच डैश हो जाएगा, और ए बी का मान हो जाएगा एच, और भी का मान कितना हो जाएगा, भी का मान आपका ये पी डैश बी डैश का मान हो जाएगा माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा, पीबी का मान हो जाएगा माइनस यू। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस इधर भेज देते थे, एच डैश अपान एच बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी अपान यू। ध्यान दीजिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि एम बराबर कितना होता है, एच डैश, तो हमारा जो है एच डैश अपन एच बराबर कितना होगा, माइनस बी अपान यू मिल गया। अब ये माइनस बी हम देखते हैं, देखिए कि ये जो है एच डैश अपन एच किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो वही एच डैश अपन एच जो है यहाँ पे माइनस बी अपान यू के बराबर, तो एम भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एम बराबर है माइनस बी अपान
यू के। इसलिए हम इस सूत्र को यहाँ पे क्या कर दिए हैं, सीधे कर दिए हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि m बराबर माइनस भी अपान यू भी होता है। और ये संबंध आपको याद रखना है और ये सूत्र याद रखना है। आवश्यकता पड़ने पर हम इस सूत्र का भी उपयोग करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर इसका भी उपयोग करेंगे और इसका भी उपयोग करेंगे, सबका उपयोग करने वाले हैं। तो आपको सूत्र कितना मिला है, आपको प्रकाश के परिवर्तन में आपको याद रखना है कि आपको सूत्र मिल रहा है F बराबर R/2, ये पहला सूत्र है। उसके बाद से दर्पण का सूत्र मिल रहा है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो है सूत्र है। तीसरा जो आपको सूत्र मिलेगा m बराबर H'/H, और चौथा सूत्र मिलेगा m बराबर H'/H बराबर -V/U। इसे भी आप कह सकते हैं, या केवल आप इसी को जो है H'/H बराबर -V/U भी लिख सकते हैं। तो आप इनका भी हमें इस्तेमाल करना है, इनका भी हम m बराबर इतना भी कर सकते हैं, मतलब कि इनमें 3 सूत्र है, ठीक है। तो आप जो है ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र आपको इस पार्ट से याद रखना है, और इसी सूत्र मतलब कि इतना ही सूत्र है इस पार्ट में, इतना ही सूत्र है, और इसके ज़्यादा जो है सूत्र है ये नहीं है। दोनों दर्पणों के लिए, उत्तर दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद से हम लोग जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, और उस पर न्यूमेरिकल हल करेंगे, ठीक है।